Namaskar dosto, welcome to our YouTube channel Reignite Studies. Here our aim to reignite your passion for learning. In today's video we are going to explain you fundamental rights from article 29 to 32. जितने fundamental rights अभी बचे हुए हैं कुछ हमने previous videos में cover कराए हैं from part 1, part 2, part 3. आज इस part 4 के अंदर हम article 29 से 30 तक cover करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग ए मिनट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक के जो आर्टिकल हैं वो है हमारे राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल और एजुकेशनल राइट यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है जो दो आर्टिकल्स में कवर किया गया है. तो सबसे पहले हम डील करते हैं आर्टिकल 29 से. आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज. अब देखो इसके अंदर बात किस चीज की है? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट हो, स्क्रिप्ट उनकी डिस्टिंक्ट हो, और कल्चर उनका अलग हो. ऑफ इट्स ऑन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम. वो इस चीज को कंजर्व कर सकते हैं, ये उनका एक फंडामेंटल राइट है. नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. किसी भी सिटीजन को नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू any educational institution maintained by the state. या तो उसको स्टेट मेंटेन करती हो या फिर वो स्टेट से एड जिसको मिलती हो स्टेट से. तो किन ग्राउंड्स पे? अब इसके अंदर भी ग्राउंड्स मेंशन है. इसके अंदर ग्राउंड्स मेंशन है रिलीजियन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज का एक ग्राउंड इसमें ऐड हुआ है आर्टिकल 29 के अंदर. तो धार्मिक आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर और उसके भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट अगर उसको एडमिशन लेना है किसी स्टेट फंडेड या फुली मेंटेन बाय स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. हाँ, अब इसके अलावा अगर कोई और बेसिस है तो दे कैन अप्लाई द सेम. अब इसके अंदर जेंडर नहीं है. आप एक चीज देखिए, तो जेंडर के बेसिस पे स्टेट यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. तो अब इसमें देखिए द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, फर्स्ट प्रोविजन आई मीन दिस सेक्शन, जो फर्स्ट प्रोविजन है वो राइट ऑफ ग्रुप है, एक ग्रुप की बात करता है. जबकि सेकंड प्रोविजन इटसेल्फ एंड इट इज सपोर्टेड फॉर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की बात करता है. और फर्स्ट प्रोविजन आपका किसी ग्रुप के लिए बात करता है. तो फर्स्ट प्रोविजन आपका ग्रुप के लिए है, जैसे एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ सिटीजन शैल हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, दे कैन प्रोटेक्ट देम. और सेकंड जो है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट. दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज. तो सेकंड जो प्रोविजन है वो डील करता है आपका इंडिविजुअल से. अब आर्टिकल 29 जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी, अब ध्यान देना यहीं से क्वेश्चन आता है, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है. However, the Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only. अब आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 29 जो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, जी नहीं, ये आपका माइनॉरिटीज और मेजोरिटी दोनों के लिए है. तो दिस आर्टिकल इंक्लूड सेक्शन ऑफ सिटीजन. सेक्शन ऑफ सिटीजन के अंदर आपके माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी दोनों आते हैं. आपसे पेपर के अंदर कैसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि आर्टिकल 29 डील्स ओनली विद द माइनॉरिटीज. दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. You should remember that Article 29 talks about the section of the citizen, which means that section of citizen includes both minority as well as majority. Both minorities as well as majorities.
सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व लैंग्वेज इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। सो आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, कोर्ट ने कहा है राइट टू एजिटेट टू प्रोटेक्ट दैट लैंग्वेज। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है एज पर द सुप्रीम कोर्ट, राइट टू एजिटेट for the protection of language। hence the political speeches और promises जो भी होते हैं कि हम इस भाषा को लिए ये करेंगे, हम इस भाषा के लिए वो करेंगे, वो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आता है, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये चीज भी अब आप याद रखें। ये था आर्टिकल 29। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। देखिए, जिन्होंने पहले ये जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं, रेस, कास्ट, रिलीजियन और लैंग्वेज, ऐसे हर आर्टिकल के अंदर है। हमने देखा था कि 15-16 में भी कुछ ग्राउंड्स हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें, तभी आप क्या नाम है ये चीज बेटर हो पाएगी, क्योंकि ग्राउंड्स ही आपसे पूछे जा सकते हैं कई बार। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 30 ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। आर्टिकल 30 इज ओनली फॉर माइनॉरिटीज। ये आर्टिकल सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। अब इसके अंदर क्या है माइनॉरिटीज के अंदर की फॉलोइंग राइट्स दिए गए हैं। कुछ 3 टाइप के राइट्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि ऑल माइनॉरिटी शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चैरिटी चॉइस, ऑफ देयर चॉइस। तो राइट टू establish and administer educational institution, it is mentioned in the article 30. Next is the compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of minority educational institution shall not restricted or abrogated the right guaranteed to them। अब ये चीज ऐसा नहीं होता कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी उनके पास है थोड़ा सा, तो इसको आप एब्रोगेट नहीं कर सकते, बट ये बाद में डिलीट कर दिया था आर्टिकल 31 के तहत, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। In granting aid, the state shall not discriminate against any educational institution managed by minorities। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जैन संघ मैनेज कर रहा है और दूसरे को मैनेज कर रहे हैं मुस्लिम, तो स्टेट ऐसा नहीं है कि जैन को ही फंड दे। स्टेट का दायित्व है कि वो दोनों को इक्वल फंड दे, वो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इस चीज में। तो आर्टिकल 30 सिर्फ 2 माइनॉरिटीज की बात करता है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की और एक रिलीजियस माइनॉरिटीज की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है, ये और किसी सिटीजन्स के लिए है। बट माइनॉरिटी जो वर्ड है ना, माइनॉरिटी वर्ड संविधान के अंदर डिफाइन नहीं है, डजंट डिफाइन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो माइनॉरिटी वर्ड संविधान के अंदर डिफाइन नहीं है। अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम स्टेट, जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करे और एड भी मिलती रहे स्टेट से। एक खाली जिसको रिकॉग्निशन स्टेट से मिलता है पर एड नहीं मिलती, और एक वो होते हैं जिनको ना तो एड मिलती और ना रिकॉग्निशन मिलता स्टेट से। तो ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आर्टिकल 32 को बोला जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें क्या होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में? तो अब आप देखिए इसके अंदर, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ए मेयर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस। बट आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे संविधान का। बाबा साहेब अंबेडकर ने इसको बताया था हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि सोल प्रियम्बल को बोला गया है और इसको हार्ट एंड सोल दोनों का नाम दिया गया है। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि भाई अगर फंडामेंटल राइट्स आपके ब्रीच होते हैं
तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिए। यहाँ से देखिए, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, तो आपको अच्छे से और बेटर तरीके से ये चीज़ क्लियर होगी अपने माइंड में। तो देखिए, आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हाई कोर्ट जाएंगे डायरेक्ट एज पर आर्टिकल 226, या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एज पर आर्टिकल 32। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर जब आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर वहां पे केस आपके फेवर में नहीं होता, वर्डिक्ट आपके फेवर में नहीं आता, तो आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। जबकि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो आपके पास अपील के चांसेस नहीं है। ये चीज बस आप समझिए, फंडामेंटल राइट के ब्रीच पे आप दोनों तरफ जा सकते हैं। रिट का जो टॉपिक है वो हम जुडिशरी में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कितने रिट्स होते हैं। रिट्स के लिए एक अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ बेसिक्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। अब आपने देखिए सारे फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, अब बात करते हैं हम बेसिक्स की। तो देखो, एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, आर्टिकल 31, वो डिलीट कर दिया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और इसको किस में डाल दिया? फिर इसको डाल दिया गया आपका 300A आर्टिकल में, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 12 और 300A आर्टिकल में डाल दिया गया। ये क्वेश्चन आता है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी अब किसके अंदर है? तो राइट टू प्रॉपर्टी अब आर्टिकल 300A और पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये जस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं फंडामेंटल राइट के फीचर्स। तो वही देखिए, फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट फीचर आता है कि कुछ तो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और कुछ फॉरेनर के लिए है। अब सिटीजन के लिए कौन से और फॉरेनर के लिए कौन से, मैं आपको आर्टिकल के थ्रू समझा देता हूं, बस इतना ही समझिएगा, इससे ज्यादा नहीं। ओनली टू सिटीजन बट नॉट टू फॉरेनर्स, ये सिटीजन के लिए हमारा आर्टिकल 15 है, 16 है। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन, आर्टिकल 29 एंड 30, ये सारे हमारे किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। फॉरेनर्स के लिए आर्टिकल कौन कौन से? उनको इक्वालिटी मिलेगी लॉ के अंदर, ठीक, उनको कन्विक्शन और इन सब में छूट मिलेगी। आर्टिकल 21 और 21A है उनके लिए, आर्टिकल 22 भी है, 23, 24, 25 यानी कि रिलीजियस के सारे आर्टिकल उनके लिए हैं, 26, 27 और 28। तो ये आर्टिकल्स फॉरेनर्स के लिए हैं और ये आर्टिकल्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ये सिटीजन एंड फॉरेनर दोनों के लिए होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इसके ऊपर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक, और इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल के बीच एक हार्मोनी है। बट क्वालिफाइड, दे आर क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, हाउएवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल एंड नॉट डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। उनको ऐसा नहीं है कि कोर्ट डिसाइड कर, दे आर रीजनेबल, समझे? तो दे आर क्वालिफाइड बट नॉट एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद कुछ देखो, कई कंट्रीज में क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो बस स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, बट यहाँ क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा ना, अनटचेबिलिटी आता है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के लिए होते हैं अवेलेबल इंडिया के अंदर। दे आर डिफेंडेड बाय द गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दे आर डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दे आर नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है, दे आर नॉट परमानेंट, परमानेंट और सैक्रोसेंट, दे आर नॉट परमानेंट और सैक्रोसेंट। इमरजेंसी के टाइम में बताऊंगा, जो इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आप उनको उस टाइम पे समझिएगा, अभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसके अंदर यही सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। तो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हमारा हो चुका है खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर हम डीपीएसपी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो फंडामेंटल राइट्स में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ही है, कोई चीज आपकी छुट्टी रही है कि आपका क्वेश्चन नहीं होगा, आप एक बार फिर से पढ़िएगा, पूरी वीडियोज को देखिएगा अच्छे से, आपको चीजें समझ आएंगी, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं आपसे। आप एक बार वीडियो ध्यान से पढ़े, देखें, ठीक, और अगर ट्राई कर सकते हो साथ साथ नोट्स ही बना लीजिए जब मैं बता रहा हूं उन चीजों के।
बट ये मेरी गारंटी है कि पेपर इनसे बाहर नहीं होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और भाई जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनसे भी शेयर करते रहे ताकि वीडियो की रीच बढ़े। सो थैंक you very much for being with us. In next video we will discuss about the directive principle of